अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज हम बात करेंगे जाने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट और बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्या असरात छोड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान की आइन और कानून की तशरीह के हवाले से। मगर यह सब जानने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की शख्सियत आखिर ये परवान कैसे चढ़ी और किस तरीके से पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर ये असरअंदाज हुई। इसके लिए चलते हैं कुछ माजी में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना बचपन जहां गुजारा। फ़तेह खान बंदयाल जो वालिद हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, F.K. बंदयाल के नाम से मशहूर थे। वो जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में वफाकी सेक्रेटरी रहे। 1968 में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए। फ़तेह खान बंदयाल जनरल ज़िया-उल हक़ के त्यारा हादसे में इंक्वायरी अफसर भी रहे। बाद में 3 माह के लिए निगरान वज़ीर दाखिला जुलाई ता अक्टूबर 1993 में बनाए गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल पैदाइश फील्ड मार्शल अयूब खान के मार्शल लॉ से 40 दिन कबल 17 सितंबर 1958 को हुई। तालीम और तरबियत और प्रैक्टिस का आगाज़ जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ के दौर में हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1979 में मईशत में बैचलर्स की डिग्री और 1981 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1983 में आप बतौर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट की फहरिस्त में शामिल हुए। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में 4 दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट के जज तैनात हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे बहुत तनकीद होती है और उस तनकीद के हवाले से अगर एक फहरिस्त बनाई जाए, एक फ़र्द जुर्म बनाई जाए तो वो भी कुछ ज़्यादा हैरान कुन नहीं होगी। पनामा बेंच के बदनामे ज़माना ट्रायल और फैसले के तसलसल के तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर याद रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के बयानिए को फ़रोग़ दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों में तकसीम और अदावत पैदा की, साथी जज और उनके अहल खाना के खिलाफ साजिश की क़यादत की, हम ख्याल बेंच के मौजिद बने, सो मोटो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, फुल कोर्ट इजलास बुलाने में नाकाम रहे, जजों की तकर्री में जूनियर जजों की तैनाती की, अकरबा परवरी और सास की ऑडियो लीक का केस सुनने पर इसरार किया। इस फर्द जुर्म के बाद देखते हैं कौन से वो मतनाज़ा फैसले थे जिसकी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर याद रखा जाएगा। 16 दिसंबर 2017 इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाले बेंच का हिस्सा थे। फरवरी 2020 को साथी जज जस्टिस काजी फाजीसा और उनकी अहलिया के खिलाफ तहकीकात के लिए FBR को हुक्म दिया और अपनी अक़लियती राय के बावजूद उनके खिलाफ गैर आइनी तौर पे FBR की तहकीकात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। 25 मार्च 2022 को सियासी जमातों के मुनहरफ अराकीन के वोट शुमार न करने के अपने हुक्म को आइन की तशरीह करार देकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब में बहाल करवाया। 8 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इकदाम को गैर आइनी करार दिया, मगर आइन पामाल करने पर कार्रवाई न की। 25 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ डी चौक पर जलाओ गहराव के बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आज तक नहीं की और ये केस अभी तक इल्तवा में रखा हुआ है। उल्टा कहा गया शायद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पहुंचा ही ना हो। 30 जुलाई 2022 को जुडिशल कमीशन के अरकान की इजाज़त के बगैर कमीशन में होने वाली गुफ्तगू पब्लिक कर दी, जिससे जजों की तैनाती पर इख्तलाफात मंजर आम पर लाए गए। 4 अक्टूबर 2022 को PTI के सेनेटर फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन से होने वाली ताहयात नाअहली को काला कानून करार देकर ख़त्म कर दिया। साबिक CCPO लाहौर गुलाम डोगर के तबादले के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी करने वाले जजों की सिफारिश पर सो मोटो लेकर पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई मुकर्रर कर दी, बावजूद इसके कि साथी जजों ने इस सुओ मोटो के तरीक़ाकार पर शदीद एतराज़ किया। 9 मई 2023 को इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के खिलाफ हम ख्याल बेंच बनाकर उनकी तलबी की और उन्हें गुड टू सी यू बोलकर रिहाई के अहकाम जारी किए। तोशाखाना केस में इमरान खान की कैद की सज़ा के बाद
एक पुरानी गैर मुतल्लका अपील का जायजा लेते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दबाव डाला गया कि अपील का जल्द फैसला किया जाए। 8 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए पार्लियामेंट का मंजूर शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल कर दिया और इसके बाद 5 माह तक केस ही नहीं लगाया और अब उनकी रिटायरमेंट आ गई है। ये बिल चीफ जस्टिस के बेंचों की तश्कील के अख्तियार को 3 जजों की कमेटी के अक्सरियती फैसले से मशरूत करता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नजरसानी के दायरा समात को वसी करने वाले पार्लियामेंट के एक और कानून को भी 3 रुकनी हम ख्याल बेंच की सरबराही करते हुए कालादम करार दे दिया ताकि पंजाब में फौरी इंतखाबात के तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर अमल हो सके और उसके खिलाफ लार्जर बेंच अपील न सुन सके। फौजी अदालतों में सजा पाकर पेशावर हाई कोर्ट से रिहाई पाने वाले सैकड़ों अफराद की रिहाई मुअत्तल करके हुकूमती अपीलों को कई साल तक फिर न सुना गया, मगर फौजी तनसीबात पर हमला आवर और तहरीक इंसाफ के 102 गिरफ्तार मुल्ज़मान के मामले पर आइनी दरख्वास्तों को फौरी तौर पर लगा दिया गया और उनकी जेल में सहूलतों के बारे में अहकामात जारी किए। अपनी सास साहिबा की ऑडियो लीक्स की तहकीकात रुकवाने के लिए ऑडियो लीक कमीशन की तहकीकात के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया गया और हुकूमती एतराज़ के बावजूद खुद केस सुनने का फैसला सादर किया। बतौर चीफ जस्टिस सीनियरिटी के असूल के बरखिलाफ हाई कोर्ट से जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया और इस हवाले से साथी जजों के एतराज़ात को रद्द किया गया। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल जजों की अददी अक्सरियत बनाने की कोशिश की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा और अहम आइनी अमूर पर इख्तलाफ रखने वाले दीगर जजों को अहम मुकदमात नहीं सौंपे गए और उन्हें खुले लाइन लगाया जाता रहा। इमरान खान के मुखालिफ सियासतदानों और गुज़श्ता PDM हुकूमत को दबाव में लाने के लिए पार्लियामेंट की मंजूर शुदा नैब कवानीन तरमीम के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की 50 से ज़ायद समातों में सियासतदानों और पार्लियामेंट को मफाद परस्त और करप्ट होने के रिमार्क्स दिए गए और उनका मीडिया ट्रायल किया गया। तो ये तो वो तारीख है जो हमेशा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के साथ याद रखी जाएगी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर एक आइनी दौर था या एक सियासी दौर था और उनके फैसले क्या कानूनी और आइनी थे या सियासी नौइयत के थे। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार जनाब हसनात मलिक और उनके साथ कयूम सदीकी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। कयूम सदीकी साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये जो दौर गुजर गया और आज अभी अशाइया हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी बॉयकॉट किया है और कहा है कि हम इस अशाइये में शामिल नहीं होंगे और अपनी तकरीर में तकरीबन यही बातें उन्होंने दोहराई हैं कि जो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में होता रहा है। तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का सबसे अहम और सबसे मतनाज़ा फ़ैसला कौन सा था आपके नज़दीक और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में कानूनी बहरान किसी सूरत हाल रही? मतीउल्लाह जान साहब, अगर आप देखें और जिन फैसलों का आपने जिक्र किया है और जिस तरह से आपने उनका अहाता खींचा है, उसके बाद तो बहुत कम अल्फाज रह जाते हैं कि जिससे मैं कोई उसका इजहार कर सकूं। कोई एक फ़ैसला नहीं है, कोई एक ऐसी बात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि जी ये बहुत अच्छी थी। उनके दौर के अंदर तकरीबन जितने भी आए चीज़ें देखें, अगर हम आपको वो मुकदमात फ़िक्स करने से मुतालिक हों, वो जजमेंट लिखने से मुतालिक हों, वो जुडिशल अपॉइंटमेंट से मुतालिक हों, मतलब जो भी रिलेटेड इशू है उनका अपने साथी ब्रदर जजेस के साथ जो सलूक रहा उस हवाले से हों, मतलब जूनियर जजों के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट को चलाने की कोशिश, जूनियर जजेस को लाना और फिर उसके बाद फिर वज़ीर क़ानून का कहना कि जनरल बाजवा के कहने पर जजेस अपॉइंट किए, तो जनरल बाजवा का जजेस से क्या ताल्लुक़ था और उस हवाले से उमर अता बंदयाल साहब वही जजेस साहिबान क्यों मांग रहे थे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है नज़र आती कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि जनाब ये अच्छा काम किया, मासवाए इस बात के कि इन्होंने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को धोखा दिया और आर्टिकल 25 जो है उसको बरकरार रखा, ये किसी सियाने ने कहा था। तो मतलब आर्टिकल 25 का हाँ मतलब इम्तियाजी रवैया नहीं किया उन्होंने अपने प्राय के अंदर जो है दोनों को धोखा दिया।
अच्छा, अब ये जो सारा था ना, ये एक डिसेप्शन के ऊपर थी सारी चीज़, मतलब और ये क्यों ऐसा हुआ, इसमें जो है जो सबसे वर्स्ट है, मतलब अब तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कह दिया कि जनाब जो वो सास वाला ऑडियो लीक कमीशन था उसको रोक के और जिस तरह से आपने उसका फैसला दिया है, ये तो आइन के आर्टिकल 209 के अंदर आता है। अब ये वो तकरीर थी जो पढ़ी जानी थी फुल कोर्ट रेफरेंस पर, जो कल होना था और उस रेफरेंस से भागने का, ये देखिए ना फुल कोर्ट रेफरेंस क्या होता है, जब कोई जज रिटायर होता है तो उस जज के कैरियर के हवाले से उसका एक जायजा होता है कि आपने क्या किया अपने इस कैरियर के दौरान बतौर जज के, यानी कि उसको आईना दिखाया जाता है कि जनाब आपने ये अच्छे काम किए, ये आपने बुरे काम किए। तो वो आईना देखने से पहले ही जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं लेता ही नहीं हूं, और फिर जो साल का इफ्तिताह होता है उसी को तकरीब को बना के, और ताकि उसके अंदर जो है वो आपने एक मखसूस तकरीर जो है उसके अलावा बाकी तमाम तकरीर तो उन्होंने कहा कि जुडिशल ईयर पे क्या होंगी और नामजद चीफ जस्टिस काजी फईसा भी कोई तकरीर नहीं करेंगे, तो आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि लोग कुछ भी ना कह सकें और मैं जो है वो चला जाऊं, क्योंकि फुल कोर्ट रेफरेंस के ऊपर ये बातें होती हैं। जब आप जा रहे होते हैं आपको एक आईना दिखाया जा रहा होता है कि आप अच्छा करके गए या बुरा करके गए, और ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने चेहरे पर लगे हुए दाग दूर करने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं आईना ही नहीं देखता, मैं दुड़की ला जाऊं। तो ये जो मतलब एक कॉवर्डनेस कहते हैं, अगर आप अपनी तकरीर के अंदर ये कह रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा कंटेंटेड हूं, मैंने बड़े अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसले किए, भाईजान फैसले किए लेकिन फैसले लिखे कोई नहीं। आप अंदाज़ा करें मतीउल्लाह जान साहब, एक स्टडी हुई, एक जो है ना अदाद शुमार इकट्ठे किए गए कि किस जज ने जो है वो कितने मुकदमात के फैसले किए और लिखे नहीं, मौसूफ उसमें सबसे नंबर 1 पे थे, जो सैकड़ों की तादाद में जो फैसले नहीं लिखे, जो फैसले कर दिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट? ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में भी 600 फाइलें कहते हैं कि छोड़ के आए, 600 फाइलें, जी हाँ। अच्छा, तो अब इस तरह की जो है, अभी देखें आप कि एक फैसला जो अभी आया है, वो जो दो साबिक कर्नल थे बेनजीर भुट्टो की, वो कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर एग्जैक्टली वो पता कब 15 फरवरी 2022 को उसकी जजमेंट रिजर्व की थी, 1 साल 7 महीने के बाद वो जजमेंट आई है। मतलब आप ये एक है, और यहां तक भी है कि 5 साल 4 महीने हो गए इनके आते हुए, इन्होंने जो फैसले लिख रहे थे अभी तक नहीं लिखे। ये यानी 5 साल 4 माह से लेके और अब तक जो है जो फैसले नहीं लिखे, कर दिए, लिखे नहीं, ये कितना बड़ा आप बताएं। बहुत से ऐसे मामला हैं जिन पे हमने, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। मतलब है कि वो कहते हैं ना, दोनों जहां नियाजी की मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। शब गम गुजार। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और आम सवाल कि क्या जजों की या हम सहाफ़ियों की या सियासतदानों की जो एक तालीम और एजुकेशन का जो फेज़ होता है, मरहला होता है, या बचपन होता है, जवानी होती है, या प्रोफेशनल लाइफ होती है, क्या वो हमारी जहन साजी करती हैं? और इस हवाले से अगर बात की जाए जस्टिस उमर अता बंदयाल की, तो इनका जो एजुकेशन का जो फेज़ है या जो प्रोफेशनल लाइफ है, क्या उसने किस हद तक जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस जानब राग़िब किया कि वो एक ख़ास बयानिया लेके आगे चले? एक छोटी सी ब्रेक के बाद हसनात मलिक से जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में किसी फ़र्द वाहिद को या किसी जज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना भी दुरुस्त नहीं। ये सिर्फ एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात नहीं है, बहुत से ऐसे जजेस या वकला भी होंगे जिनका माजी में जो एजुकेशन है या जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो पाकिस्तान की तारीख के उन अदवार में हुई जो अदवार फ़ौजी आमरीत के नाम से जाने जाते हैं, जैसे फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ। तो इसमें शायद सारा कसूर सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नहीं, या फिर अगर हम कहें कि जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा या जस्टिस गुलजार अहमद या और दूसरे जजेस का नहीं है। इसमें जो पाकिस्तान की पूरे मुल्क की जो हमारी कौम की तारीख है, इसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो हसनात मलिक साहब, अगर हम मुख्तसरन देखें तो खुद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो वालिद साहब थे बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वो सेक्रेटरी मवासलात भी रहे हैं, बड़े आला ओहदों पे रहे, जनरल ज़ियाउल हक के बहुत करीब थे, और अब इंटीरियर में भी रहे, इंटीरियर सेक्रेटरी भी।
फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो बचपना गुजरा है वो भी एक फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में वो पले बड़े हैं। बंदयाल की सजा माफ कराने में भी काफ़ी किरदार था उनका। हाँ, फारूक बंदयाल साहब, खैर वो दूसरे कुछ क्रिमिनल केसेस के मामलात हैं। और फिर उनकी जो एजुकेशन जो स्टार्ट हुई है और जो प्रैक्टिस हुई है वो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में हुई है। मतलब उनकी प्रैक्टिस वो मेरे ख्याल में 1984 में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में। फिर जो उनकी एजुकेशन थी वो ज़िया-उल-हक के दौर में 1979 में थी वो, और 81 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। 83 में आप बतौर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट आपने प्रैक्टिस शुरू की, और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में आप हाई कोर्ट के जज लगे। तो ये जो माइंडसेट डेवलप होता है हमारे जजेस का, ऑब्वियसली इसके ऊपर ज़्यादा असर तो उन अदवार का होता है जिन अदवार में इनको अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलता है। आप कैसे? वैसे पहली नौकरी बताते हैं कि पीटीवी में जो उनको लीगल एडवाइजर परवेज रशीद साहब ने दी थी, कके से ही थे ना। वो आज किसी ने आर्टिकल भी उस हवाले से लिखा है, मुजम्मिल सोहरवर्दी का आर्टिकल। देखें वो एक सेंट्रल राइट विंग जस्टिस बंदयाल साहब की सोच रही है, और इनके जो उस वक्त के क्लास फेलो हैं वो कहते थे कि ये जब हम जनरल ज़िया के जो रूल था उसको क्रिटिसाइज़ करते थे तो ये यानी आप कह सकते हैं कि हम ही नहीं, लेकिन उनके मुखालिफ नहीं थे जनरल ज़िया के। अच्छा। और इवन आपको याद है अभी जब ये केस चल रहा था दोस्त मजारी की रूलिंग वाला, तो मखदूम अली खान ने कोई जिक्र किया था किसी हवाले से, तो वो बड़ा गुस्सा कर गए थे उमर अता बंदयाल साहब मखदूम अली खान साहब से। कोई उन्होंने हवाला दिया था जनरल ज़िया की किसी चीज़ का। अच्छा। वो आर्टिकल उस दौर में कोई चीज़, तो वो बड़ा नाराज़गी हुई उन्होंने की थी उस आखिर। तो वो एक चीज़ है उनका सीन। 2004 में जब उनको जज लगाया गया तो मखदूम अली खान अटार्नी जनरल थे। बताया जाता है कि ये विलिंग नहीं थे क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बड़ी चल रही थी, वापडा के वकील थे और भी बहुत कंपनियां जो पावर कंपनियां थी उनके वकील थे। तो वो फिर एफ के बंदयाल साहब को कहा गया कि जी आप इनको कहें, तो फिर उन्होंने मनाया कि जी ठीक है जी विलिंग होंगे। तो फिर वालिद साहब ने उनको कहा कि बन जाएं जज। लेकिन ये जो इनकी सोच देखी मैंने, जिस तरह एक सिविल सर्वेंट, जज और सिविल सर्वेंट में फ़र्क होता है, लेकिन इन्होंने जो चलाया है, इन्होंने जो पर्सन प्रिविलेज भी कहते थे और जो वैसे भी जो चीज़ें कि सिविल सर्वेंट की तरह इन्होंने बिहेव किया। और जैसे मुनीब अख्तर साहब भी, क्योंकि उनके वालिद साहब भी एक सिविल सर्वेंट थे, तो इनमें छाप रही है एक सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्वेंट और जज में जो फ़र्क है वो हमें नहीं इनकी सोच में आया। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट दैट कि इनको टफ टाइम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मिला या वैसे भी अंदर से भी मुखालफत हो, लेकिन कुछ जुरत नहीं हो सकी बंदयाल साहब में कि किसी वर्ड किसी फ्रेज से वो कि जी जैसे क्वेश्चन कर रहे हो एस्टेब्लिशमेंट को। इवन अभी ऑडियो लीक का केस देखें, उनके हवाले से जिन्होंने जारी की ऑडियो लीक या जो मरकात थे वो कोई और होंगे, लेकिन उन्होंने सारा गुस्सा जो है पीडीएम गवर्नमेंट को निकाला। नैब लॉ अमेंडमेंट पे भी कुछ यही है कि सियासतदानों को ही रगड़ा होगा, तायार नैल भी सियासतदान को किए। तो वो हमेशा उनका, लेकिन सादिक और अमीन भी तो एक सियासतदान वो लेकिन उस दौर में किया जब वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, सियासत कर रहे थे। वही कह रहा हूँ कि उनके लिए मेरा ख्याल है कि इस तरह उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना फिरना वो उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वो जनरल फैज ने जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करवाया जैसे काजी फैज के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हम लिखेंगे कि जी ये जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल, लेकिन नहीं लिखा, उनको क्लीन चिट दे दी। तो उनका एक पुराना मुरासिम तो रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उनकी यही लेगेसी रही है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट जज के तौर पे ही। और वो लेकिन फिर ये आखिर में क्या हुआ? आखिर में इनके साथ यही हुआ जिस तरह कुछ इनके साथ धोखा हो गया, कुछ साफियों के साथ साफियों के साथ और इनके साथ ये देखिए ये धोखा हुआ। इमरान प्लान जो था, इमरान ये उधर ही खड़े रह गए, पीछे से एस्टैब्लिशमेंट गायब हो गई। वही हुआ कि हमें वो दिखाया गया जी कि हम तो ये हमें फाइलें दिखाई गई, वीडियो दिखाई गई और ये किया गया, और आप सानू नहर वाले पुल पे बुला गए, चंद माही किथे रह गए। और इनके साथ भी वही माही कि जी इन्होंने वो जैसे जब एक दफ़ा आर्टिकल 95 का प्रोसेस कंप्लीट करने में, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट वो जजमेंट तो दे दी, लेकिन बाद में जब देखा कि यार ये जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, हमारी वो लोग तो अभी भी पीटीआई के साथ है, फिर 63A आ गया, बैलेंस किया गया। फिर दोस्त मजारी की रूलिंग वाली जजमेंट जो है वो आप देख सकते हैं, और कई ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। तो वो एक चीज़ जो साकिब निसार साहब, गुलजार साहब की जो है वो शुरू, जो आप कहते हैं कंटिन्यूटी ही रही है, तसलसल रहा है। तो करीम साहब, ये साकिब निसार और गुलजार साहब की जो बात हुई है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो ये उसी का लेगेसी का तसलसल लेके चले ना। और ख़ास तौर पे जब बतौर जज चीफ जस्टिस अभी नहीं बने थे, उन्होंने सादिक और अमीन का लक़ब दिया, खिताब दिया अपने सामने एक दरख्वास्त गुजार को, इमरान खान को, एक रिस्पॉन्डेंट को।
तो आप समझते हैं कि वो जो दिया गया था वो उस वक्त माहौल हालात कुछ और थे और बाद में ये तो अपनी जगह पे खड़े रहे, तो ये कैसे देखते हैं? क्या साकिब निसार साहब और गुलजार साहब और आज़द सईद खान खोसर साहब जो बाद में रिटायर होने से पहले सारे तासुर देते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं और बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, क्या सब इसी कैटेगरी के जजेस थे? इसमें कोई शक नहीं है मतलब सब के वो सारी चीज़ें अब देखें, जैसे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का भी था तो उसमें ये था कि भाई जनाब नए कानून के अंदर गुंजाइश और जिस तरह से हुई थी वो गलत था, तो बजाय इसके कि आसिफ खोसा साहब जो हैं वो उसके ऊपर फैसला देते, उन्होंने मौका दिया कि जनाब एक्सटेंशन वाला जो थे, जी हाँ, वो जब इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, बल्कि 6 महीने का टाइम दे दिया था पार्लियामेंट, मैं वही अच्छा वो अब उसमें जो है वो अब ये देखिए ना कि फैसला नहीं किया और उस मौका फराम किया कि आप समरी दुरुस्त करके लेके आए, ये सारी चीजें सामने एक दफा नहीं, दो तीन दफा फिर जनरल बाजवा बैठे प्राइम मिनिस्टर हाउस हेलीकॉप्टर पे, फरोग नसीम साहब थे, तो फिर जाके जो है ना उसको तो और फिर उसके बाद 6 महीने वाला भी आ गया कि ठीक है जी कानून पार्लियामेंट का एनीवेज उससे सारे ही एक्सपोज हुए जो मुखालफिन भी थे, जो मुखालफत कर रहे थे और जो उस कानून के हक के अंदर वोट दे रहे थे और जो कानून को भिजवा रहे थे। और यहाँ पे आप ये देखेंगे पार्लियामेंट जो है वो अगर एक लॉ पास करती है तो उसको पास होने से पहले ही पार्लियामेंट के बतन में ही जो है ना उसको आप क्योंकि वो आपके इख्तियार से ज़रा थोड़ा सा गला घोंट देते हैं आप, क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर एक इख्तियार से, और फिर आप उसके बाद अपनी मन मर्जी करते हैं। आज भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने वो स्पीच जो इनकी रिटायरमेंट पे करनी थी उसके अंदर लिखा है, हारून रशीद वाइस चेयरमैन जो पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपने मन पसंदीदा और जजों के ज़रिए हम ख्याल लोगों के ज़रिए से ऐसे ऐसे फ़ैसले दिए कि जो इंसाफ के दोहरे मेयार आपने कायम किए कि एक सूबे के अंदर आप इलेक्शन के लिए कह रहे हैं और दूसरे सूबे के अंदर इलेक्शन के लिए नहीं कह रहे हैं। और फिर वो भी अब देखिए उसमें भी जोर किस बात पे था कि जनाब लोग कह रहे थे क्योंकि पंजाब के अंदर 147-48 नेशनल असम्बली की सीटें आती हैं और वहाँ पे जो है उससे पहले नेशनल कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले वहाँ पे एक हुकूमत कायम कर दे, जिसकी भी होती उसने फिर मैनिपुलेट करना था और ये बात सबको समझ आती है बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर। तो ये सारी जो बातें अब हो रही हैं, अब क्या कहा जाए, मतलब वो कहना तो नहीं चाहिए। आप ये देखें कि एक फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कराने 14 मई को, तो उस फैसले पे अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी भी तो इनके ऊपर आती थी ना बतौर एक लीडर के, कप्तान के। एग्जैक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए। वहां पे अमल दरामद क्या करना है? उसके बाद तो जनाब रास्ते ढूंढे गए कि कोई पटिशनर पकड़ो और जल्दी से एक ऐसी पटिशन तैयार करवाओ और फिर उसके ऊपर सरदार काशिफ साहब आए और फिर उस पर जैसे उस पटिशन को मतलब पटिशन दाखिल हो चुकी, नंबर लग चुके थे तो वकील साहब का इंतजार हो गया, पाजी आके दस्तखतें कर दे। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतीउल्लाह जान साहब आपके सामने आएंगी तो फिर आप क्या समझेंगे? मतलब मुझे नहीं समझ आती। तो फिर आपने वो पंगा, मुझे तो अभी भी जो है ना यकीन मानिए कि वो जो डोगर के केस के अंदर आज खुद नोटिस लिया गया मुजाहिर नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब की तरफ से, वो बाकायदा तौर पर इसलिए शायद लिया गया कि ताकि इलेक्शन ही ना हो। और ये इलेक्शन ना कराने वाला एजेंडा किसका हो सकता है? इसके ना विकेट के दोनों तरफ खेला जा रहा दोनों तरफ वो है ना, दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा हूं। मेरा ख्याल है विकेट ऐसी थी, बहुत सी विकेट थी कि प्लेयर जो है वो उसमें खेल नहीं सके। वो जब ऐसी विकेट हो जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के बॉलर भी हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि सारी जिंदगी आपने इल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगाई है, जो भी वो साइड पे तो या जो भी वो उस वक्त तो आप एक पेज पे थे ना, अब जब एक पेज नहीं रहा तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सारी बुराइयों की जड़ रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही थे या कुछ और अवामिल भी थे कि जिन वजूहात की बिना पे हमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या इनके जो पेशरो थे उन जैसे जजों की जो है ना दर्शन नसीब हुए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी में हम बात कर रहे हैं रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हालात वाक़यात और उनके मतनाज़ा फ़ैसलों के हवाले से। हसनात मलिक साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब हारून रशीद साहब, उन्होंने भी आज
एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीरी तकरीर जारी कर दिया है, और ये वो तकरीर थी जो कल के जजों के अलविदाई रेफरेंस में पढ़ी जानी थी, मगर कल वो रेफरेंस नहीं हो रहा, तो ये बार कौंसिल की तरफ से आज ही ये तकरीर जारी कर दी गई है। एक फ़र्द जुर्म है और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, मगर थोड़ी देर में हम जाएंगे हारून रशीद की तरफ। पहले मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा ये जानने के लिए कि क्या सारे इल्ज़ाम हम एक जज और एक शख्स पे डाल सकते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर जज जो माजी में फ़ैसले किए, या जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा या जस्टिस गुलजार अहमद जो चीफ जस्टिस रहे, तो ये उनका भी तो एक लेगेसी थी ना, जो सारा बोझ जस्टिस बंदयाल के कंधे पे आके गिरा हुआ था। तो वो ऐसा क्या मुख्तलिफ कर सकते थे? क्योंकि पनामा बेंच के फैसलों के बाद तो अदलिया का सारा बोझ तो फिर हर चीफ जस्टिस पे रहा है। बिल्कुल, ये बात ठीक है, और मेरा ख्याल है कि जस्टिस बंदयाल से ज़्यादा साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने सियासी जमातों को कमज़ोर किया और उनके खिलाफ फैसले दिए। जस्टिस बंदयाल ने सबसे ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया और अपने आप को डैमेज किया। अगर आप देखें नून लीग को, तो नून लीग को तो सबसे ज़्यादा साकिब निसार ने जो है वो, और आसिफ सईद खोसा ने पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी के हवाले से कंप्लेन करती है। जस्टिस बंदयाल का जो कंडक्ट था, उन्होंने अपने जो धड़े बनाए सुप्रीम कोर्ट में, और सारा टारगेट अपने जज और वायद जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं काजी फैसा, उन पे सरफ कर दिया कि उनको कैसे मैंने काउंटर करना है। पहले दिन ही जब वो ओथ लिया उन्होंने, तो 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक जजमेंट दे दिया 80 पेज। और इस बात पे अभी भी जस्टिस बंदयाल को कोई अफसोस नहीं कि अपने एक साथी जज के खिलाफ साजिश का वो हिस्सा बने, उसकी अहलिया को कटहरे में खड़ा किया। बिल्कुल, और अब देखिए ना, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है कि जी एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हमें अंदर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि रेफरेंस फाइल करो, हम तैयार बैठे। और हनीफ राय की पिटीशन आपके सामने है, उसमें भी जैसे उस बेंच में भी जैसे बंदयाल थे, गो कि वो पिटीशन डिसमिस हुई की थी, जो साकिब निसार ने उनकी अपॉइंटमेंट काजी फैसा साहब की चैलेंज करवाई थी। फिर उसके बाद ये मामला आया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, फिर एफबीआर में मामला भेजा जा रहा है, और एफबीआर में भेजना इस तरह जा रहा है कि ताकि जो कोई गलतियां हुई हैं तो दोबारा उनको ठीक करके, और फिर जब रिव्यू एक्सेप्ट हो गया तो आप भी मान जाते फैसला, उसके बाद आपने जो हरकतें। अच्छा, क्विकली चलें, हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। जस्टिस बंदयाल के ऊपर तनकीद तो बहुत होगी, उनकी कोई एक तारीफ, कोई एक क्वालिटी, कोई एक खासियत, कोई एक अच्छी बात? मेरा ख्याल है कि एक तो पेशेंस बढ़ा रहा है, उनके खिलाफ कंपेन भी बड़ी ज़्यादा रही है। मेरा ख्याल है जितने भी चीफ जस्टिस सबसे ज़्यादा सख्त जो है तनकीद उनके खिलाफ हुई, क्रिटिसिज्म कंपेन हुई, बर्दाश्त किया, किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं की। बाकी आपने देखा होगा साकिब निसार ने भी अपने दौर में ATA के केस कराए PMLN के वर्कर पे, पीपल्स पार्टी के वर्कर। दूसरा, कोर्ट रूम के अंदर जो एक उनका था कि उन्होंने, अनलाइक मैंने बहुत से चीफ जस्टिस देखे जो डांट डपट करते थे वकीलों के साथ, वो नहीं किया, एक अच्छा बिहेव किया, मोहतरम करके सारी कार्रवाई डाल देते। गुड टू सी यू, या मिठास जो है बड़ी थी, शहद की दलदल, वो जो कहते हैं ना मीठी, हाँ, वो उनका स्टाइल था। और ये बड़ा अच्छा कि कोर्ट रूम का माहौल इस तरह उन्होंने ठीक रखा कि, लेकिन ये है कि उनका मसला ये था कि जब भी कोई उनके साथ डिसेंट कोर्ट रूम के अंदर ही करता था जज, तो वो उसमें पैनिक हो जाते थे, और उसके बाद वो उन्होंने फैसला किया कि मैंने उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं अब हम ख्याल जज ही बिठाऊंगा, तो बाकी नहीं बिठाऊंगा। अच्छा, हम वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल जनाब हारून रशीद साहब, हारून रशीद साहब, आपकी बड़ी ज़बरदस्त ये तकरीर हमारे सामने मौजूद है, ये कोई 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तकरीर है। तो ये तो आपने कल रेफरेंस में पढ़नी थी, तो ये तकरीर आपने रेफरेंस ना होने की तस्दीक होने के बाद लिखी है, या यही वो तकरीर थी जो आपने पढ़नी भी थी? नहीं, ये ऑलरेडी पहले हमने तैयार की हुई थी जो पेश करनी थी। सॉरी, जो रेफरेंस अगर होता तो वो एज ए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मैंने फुल कोर्ट के सामने पढ़नी थी। तो ये पहले ये तकरीर तो नहीं हुई, ये जो पहले सुप्रीम कोर्ट में ये जो नए अदालती साल की तकरीब हुई थी, तो इसमें तो आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं की गई? नहीं, उसमें उसका तलब कोई नहीं था, उसमें तो सिर्फ वो चूंकि अदालती रेफरेंस था और अदालत से मुतल्लिका जो केसेस के बारे में ये था कि केस फिक्स नहीं हो रहे, बेंच ठीक नहीं बन रहे, उसका जिक्र इसमें भी है। लेकिन वो चूंकि एक शार्ट मामला था, वो पहले एनुअल ईयर ऑफ जुडिशल शुरू होना था, इसलिए उसमें मुख्तसरन नहीं किया था। हमारा ये ख्याल था कि डिटेल हम 2 दफा एक तकरीर नहीं हो सकती, तो डिटेल जो हमने सबमिशन देनी थी वो रेफरेंस में देनी,
तो ये बतौर एहतजाज आपने तकरीर जारी कर दी है, ये तकरीर जो पढ़ी नहीं गई आपने जारी कर दी बतौर एहतजाज। ये एहतजाज किस बात पे? एहतजाज इस बात का है कि रेफरेंस उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हमारे जो तफजात थे वो रिकॉर्ड पे आएंगे, और ये कुछ मामलात थे कि सारी चीजें हमने जो माजी में देखी हैं या सुनी हैं वो भी हमने बतानी थी। जो यानी कि बेंचेज की कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक मैटर थे, सुओ मोटो में जो एक्शन ले। आपको वैसे मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए बुलाया गया चीफ जस्टिस की तरफ से? बुलाया जी जी बुलाया गया था। तो उसमें क्या बात हुई थी? उसमें तो यही हो रही थी कि वो ये कह रहे थे कि मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया है, मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए आपको बुलाया है। और नहीं, कोई तकरीर के हवाले से भी कोई पूछा गया, कोई यकीन दहानियां ली गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हमने दी है ना उन्होंने ऐसी यकीनदानी। हम तो ओपन है, ओपन मीडिया पे भी बात करते हैं, अपनी मीटिंग में भी करते हैं, और जो हमारे नजरियात होते हैं वो सबके सामने होते हैं। तो आप पे सुप्रीम कोर्ट बार को क्यों फौकियत देते रहे वो? कौन? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। आपने अपनी स्पीच के अंदर लिखा है ना। हमारा यही एतराज था कि जब बेंचेस बनते थे हम रिक्वेस्ट करते थे कि इन मैटर्स में या फुल बेंच बनाए या लार्जर बेंच बनाए और उन जजेस को बेंच का हिस्सा बनाए जो सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन वो अपने सिलेक्टेड जजेस के पे बेस करके उनके बेंचेस बनाते थे। और जिस तरह आपको याद होगा कि एक बेंच पे हमने एतराज यही किया था कि फुल बेंच बनाए और हमें सुने, तो चीफ साहब ने कहा था जी आपको तो मैंने नहीं सुनना, मेरी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट से हुई, यानी कि उनसे बात हुई है, हम उनसे रब्ता करेंगे। आपने ये कहा हारून रशीद साहब अपनी तकरीर में कि एक मखसूस सियासी जमात की तरक्की, सरबुलंदी और इस्तेहकाम के लिए काम करने का तासुर मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक मखसूस जमात की तरक्की के लिए काम कर रही है, ये क्यों आपने कहा तकरीर में? ये माजी में आप देखें ना, माजी करीब में क्या क्या उन्होंने किया है कि सारे केसेस जो पीटीआई के थे वो लगते थे और वो फाइल जो ही होते थे दूसरे दिन फिक्स हो जाते थे। कौन सा ऐसा केस है जो पीटीआई की तरफ से दायर हुआ हो और वो न सुना गया हो? और ये जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हैं ये तो परवेज इलाही के भी वकील हैं, और वो जो जिस केस में एक मुल्ज़िम था जो जज साहब के घर में बैठा हुआ था नकवी साहब में, और उसकी जो बातचीत ऑडियो लीक आई थी उसमें भी ये उनके वकील थे। और जब ये एक पार्टी को डिफेंड करेंगे तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, इनको न्यूट्रल होना चाहिए। हम पाकिस्तान बार में बैठे हुए हैं, हम किसी एक पार्टी को फेवर नहीं करते। ठीक है, हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले। नहीं तो आप पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हैं, ऐसे वकील के लाइसेंस के हवाले से आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं लाइसेंस ये तो अपनी वो बार का एक प्रेसिडेंट है, ऐसी कोई नहीं है, लेकिन वो कर तो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। करीम सिद्दीकी साहब, इस आखिरी मिनट में एक बहुत मुश्किल सवाल आपसे, कोई एक तारीफ का जुमला जस्टिस बंदयाल के लिए? कोई एक खास? बिल्कुल, मैं जो है वो अपना ये हारून रशीद साहब ने मेरी जो है ना हम हल कर दिया है मेरे लिए, वो है कि जाने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए नेक ख्वाहिशात कि अल्लाह ना सिर्फ इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे बल्कि हमेशा अपने कॉल पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कोई तारीफ वो ये है कि हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि बड़े पेशेंस से जो है ना हर किस्म की आपको बहुत बर्दाश्त किया उन्होंने बात और तस्वीर भी की भी और ख्वाहिश का इज़हार किया और आपने तस्वीर भी नहीं बनवाई उनके साथ। तो ये देखिए बड़े तारीखी लम्हात होते हैं। मेरे ख्याल में जो तस्वीर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अब छप चुकी है तारीख के औराक में, उस तस्वीर के अंदर वो अकेले ही अच्छे नज़र आते हैं। पता नहीं किस किस्म की होगी वो तस्वीर। बहुत शुक्रिया करीम सिद्दीकी साहब और हसनात मलिक साहब। फ़िलहाल इतना ही, आइंदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के ऊपर फिर बाद में बात करेंगे।